एक स्कूल के टीचर जिसका नाम हम रख लेते हैं कि जगमोहन कुमार है। उनको बहुत तेज़ एंग्जाइटी होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से कई बार उनको बहुत पैल्पिटेशन भी होती है, हाँफने लगते हैं, दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है और वो बहुत डर जाते हैं। कई बार अपनी क्लास में बच्चों को लेक्चर देने से कई घंटे पहले और कभी-कभी तो कई दिन पहले भी उनको बहुत घबराहट होती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद वो अगला लेक्चर नहीं ठीक से दे पाएँगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वो शायद सब चीज़ें भूल जाएँगे। कॉन्फिडेंस उनका पिछले कुछ समय में काफ़ी गिर चुका है और वो काफ़ी घबराते हैं जब भी उनको कभी कोई लेक्चर देना होता है। जगमोहन अक्सर ऐसा पाते हैं कि उनको अपने इस डर, इस एंग्जायटी से बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा बहुत मेहनत करके, हिम्मत करके अपना लेक्चर दे पाएँ। पर कुछ समय पहले जगमोहन को एक किताब का पता चला। उनके स्कूल में एक सेमिनार हुआ और वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट ने उनको एक किताब के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा कि एक बड़ी आसान और सिंपल अप्रोच भी हो सकती है इस तरह की एंग्जायटी को हैंडल करने के लिए। जिसमें आपको अपने ये जो भी मन में बैठे जो भूत हैं, जो एंग्जायटी है, जो डर हैं, उनसे लड़ना नहीं है, उनको सिर्फ देखना है, उनको विटनेस करना है और उनको एक्सेप्ट करना है। वो शुरू में बड़े हैरान हुए, पर जब उन्होंने किताब पढ़ी तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। 37 साल के जगमोहन, जो कि एक स्कूल में मैथ्स के टीचर हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जब मुझे ये आइडिया समझ में आया कि मैं बिना लड़े, बिना संघर्ष किए भी अपने मन में इस डर को शांत कर सकता हूं, अपने मन के अंदर बैठे डर को जीत सकता हूं, एंजाइटी को ओवरकम कर सकता हूं, और वो भी तब जब मुझे इससे लड़ना भी नहीं है, इससे जूझना भी नहीं है, तो इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। ये सोचकर ही मुझे रिलीफ मिलने लगा। और जब मैंने इस किताब में पूरी साइंस पढ़ी, पूरा उसका कॉन्सेप्ट समझा, तो मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि आज तक मुझे इस बारे में पहले कभी पता ही नहीं था, किसी ने मुझे कभी ऐसा बताया ही नहीं था। बड़े सारे डॉक्टरों से भी मिला मैं एंग्जाइटी के लिए, थेरेपिस्ट से भी मिला, पर किसी ने मुझे बताया नहीं कि मैं बिना संघर्ष किए भी अपनी एंग्जाइटी को दूर भगा सकता हूं। वो हैरान हुए ये देखकर कि इस डर को वो स्वीकार सकते हैं और उसके लिए अपने जीवन में एक जगह बना सकते हैं। इनफैक्ट उनको पसंद भी आने लगा ये डर अपना, जो कि बड़ा ही उल्टा तरीका है मेंटल हेल्थ को, इलनेस को अप्रोच करने का। और उन्होंने कहा कि इससे तो मेरी जिंदगी बदल गई। इनफैक्ट अब तो मैं अपनी एंग्जाइटी के साथ इस तरह से जीने की आदत बना चुका हूं, इस तरह से उसको देखना चालू कर दिया है मैंने, कि अब तो मुझे एंग्जाइटी भी अच्छी लगने लगी है। तो ये जो रिजल्ट्स जब उन्होंने अपने अंदर देखे, वो तो ये देखकर हैरान रह गए कि ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिसमें कि एंग्जाइटी से लड़ना ना पड़े, जबकि एंग्जाइटी से ही प्यार हो जाए और एंग्जाइटी से संघर्ष खत्म हो जाए और एंग्जाइटी इतनी आसान हो जाए मैनेज करना, जिससे कि लाइफ बहुत ही आसानी से चलने लगे। जिस किताब और जिस कॉन्सेप्ट या आइडिया की यहां पर बात हो रही है, या जिस थेरेप्यूटिक टेक्निक की यहां पर बात हो रही है, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसे शॉर्ट में ACT भी कहा जा सकता है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी वैसे तो 1980 के दशक में ही डेवलप हो गई थी, पर पिछले कुछ 15-20 सालों में इस पर बहुत शोध हुआ है। बहुत सारी मानसिक बीमारियों पर इसमें रिसर्च की गई है और बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वैज्ञानिकों ने देखे हैं। जो सबसे कॉमन कंडीशंस हैं जिन पर ACT अप्लाई की गई है रिसर्चेज में, और जिसको अब थेरेपिस्ट भी बहुत कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, क्रोनिक पेन, OCD और बाइपोलर डिसऑर्डर। हालांकि इनमें से कुछ कंडीशंस पर तो रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं हुई है और काफी सारा शोध अभी भी चल रहा है, पर डिप्रेशन, एंजाइटी के मामले में तो बहुत सारा शोध हो ही चुका है। बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड डेटा और रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, जिसके आधार पर ACT को सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सकता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिप्रेशन और एंजाइटी के मामलों में। वैसे तो ACT भी CBT का ही एक रूप है, पर CBT से कई मामलों में ये फंडामेंटली बहुत अलग है। CBT में जहां एक थेरेपिस्ट आपको कहते हैं कि आप अपने विचारों और अपने बिहेवियर्स को बदलिए, उनको चैलेंज कीजिए, रैशनल थॉट्स लाइए और इरेशनल थॉट्स को उससे रिप्लेस कीजिए, तो वहीं ACT के अंदर थेरेपिस्ट आपको चैलेंज करने के लिए नहीं बोलता खुद को। चैलेंज का मतलब हुआ खुद को चुनौती देना, मतलब अपने अंदर के मन में जो उठ रहे अनुभव हैं, थॉट्स, इमोशंस जो हैं,
एक तरह से उनसे लड़ना, एक तरह से उनको नकारना। पर एसीटी में कहा जाता है कि आपको इन मन में उठ रही नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स को चैलेंज नहीं करना, उन्हें चुनौती नहीं देनी, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी, जबकि उन्हें एक्सेप्ट करना है और उनके प्रति माइंडफुल होना है। उनको सिर्फ विटनेस करना है, उनको जैसा वो है उनको बस वैसा देखना है। 2015 में साइकोथेरेपी एंड साइकोसोमेटिक्स जर्नल में एक बहुत बड़ा शोध पब्लिश हुआ था, जिसमें एसीटी को सीबीटी से कंपेयर किया गया था और उसमें शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि एसीटी जो है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सक्सेसफुल होती है मेंटल हेल्थ कंडीशंस को क्योर करने में, उनका इलाज करने में, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको पूरा भी करते हैं सीबीटी के मुकाबले। मतलब अगर एसीटी और सीबीटी दो अलग अलग तरह के लोगों को दी जाएगी तो चांसेस बहुत हाई हैं कि लोग एसीटी को पूरा भी लेंगे और साथ ही एसीटी से जो उनकी रिकवरी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। पर इस तरह के काफ़ी सारे शोध होते रहते हैं और बहुत पॉजिटिव फाइंडिंग्स आई हैं एसीटी के फेवर में। इसीलिए धीरे 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 सीबीटी को रिप्लेस किया जा रहा है एसीटी से, और ज्यादातर अब जो थेरेपिस्ट हैं वो अपनी प्रैक्टिस में सीबीटी की जगह एसीटी को भी इंक्लूड करने लगे हैं। या तो सीबीटी के साथ एसीटी दी जाती है या फिर केवल एसीटी दी जा रही है। स्टीवन हेज, जिन्होंने एसीटी को इंट्रोड्यूस किया था और जिन्होंने एसीटी को मेंटल इलनेसेस के केस में अप्लाई किया है और इस प्रैक्टिस को काफ़ी एडवांस किया है, वो ऐसा बताते हैं कि जब आप माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे में आप अपने विचारों को ऐसे देखते हैं जैसे कि आप आसमान में बादलों को आता जाता देख रहे हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो जैसे आप इन बादलों को देखते हैं वैसे ही जब आप आदत बना लेते हैं, स्किल सीख लेते हैं कि आप अपने विचारों को भी ऐसे ही आता जाता देख रहे हैं, बजाय उनको भगाए, बजाय उनसे लड़ने के, बजाय ये सोचने के कि ये क्यों है, कहाँ से आए, क्यों ये विचार आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए थी, भाग जाए ये विचार, जल्दी से भगाओ इनको, बजाय संघर्ष में लगने के, जब आप एक बार इन विचारों को आकर चले जाने देते हो, इनको एक्सेप्ट करते हो, विटनेस करते हो, तो आपका जो डिस्ट्रेस है, मेंटल जो पेन है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पर, इसी नियम पर आधारित है एसीटी की प्रैक्टिस। हेज कहते हैं कि एसीटी का जो पूरा मकसद है वो ये नहीं है कि आप अपने मन में इन विचारों से लड़ें, इनको दूर भगाएं। विचारों की साफ सफाई नहीं करनी, नए विचारों से पुरानों को रिप्लेस नहीं करना, जबकि आपको अपने इन विचारों के प्रति जो रिएक्शन आप देते हैं उसको खत्म करना है और इन विचारों के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करना है। ना ही सिर्फ विचारों के साथ, अपने अंदर आने वाली बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस के साथ भी अपना रिश्ता बदलना होता है। मतलब हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो बदलना है, ताकि हम उन्हें वैसा ही देखें, महसूस करें जैसा कि वो हैं, जैसा कि वो हमें महसूस कराती हैं, बजाय कि उनके प्रति संघर्ष करने के कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, कुछ और होनी चाहिए थी। तो वो क्या हो सकती थी उसकी कामना करने की बजाय, वैसी एक्सपेक्टेशन के अंदर उलझने की बजाय, बेटर है कि वो जैसे आ रही हैं, जैसे महसूस हो रही हैं, जैसा उनका अस्तित्व है, उनको वैसे ही विटनेस किया जाए। इसी प्रिंसिपल पर आधारित होती है एसीटी की प्रैक्टिस। फिर जैसा कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में दो शब्द आते हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस के बारे में बताया, वहीं दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कमिटमेंट। मतलब जब एक बार विचारों से संघर्ष करने की आदत कम हो जाएगी या करीब करीब खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी वैल्यूज, जिन चीजों को वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, जो उनके मूल्य हैं, जीवन के मकसद हैं, जो लाइफ में उनके मीनिंग ऐड करते हैं, उनके गोल्स, उनके लक्ष्य, उनके एम्बिशंस, उनके प्रति पूरी तरह से कमिट किया जाए, ताकि एक मीनिंगफुल लाइफ बनाई जाए जिसमें ना ही केवल मेंटल इलनेस से रिकवरी आसान हो जाए, साथ ही साथ जीवन जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल हो जाए, उसका एक अर्थ हो, उस जीवन को जीने में मजा आए, उस जीवन के प्रति अप्रोच करने में हमारे अंदर एनर्जी रहे, ऊर्जा रहे, हम आगे निरंतर बढ़ते रहें और किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, उसको पूरा करते हुए हम हमेशा मेंटली फिट अपने को महसूस करें। और ये सब तब भी मुमकिन है जब आप एंजाइटी फेस कर रहे हो, डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, दिमाग में कई बार नेगेटिव विचार इधर उधर से आ जाते हैं, मन में बहुत उदासी और एंजाइटी ले आते हैं, ओसीडी के भी थॉट्स हैं वो भी शायद बने रह सकते हैं, पर बावजूद इसके
आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हो क्योंकि आप कमिटेड हो अपनी वैल्यूज के प्रति। तो ये दूसरा हिस्सा जो है इस टेक्निक या इस थेरेपी का, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है और इन दोनों के मिश्रण से, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। और इसको जितना अच्छे से अप्लाई किया जाएगा उतना बेहतर तरीके से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। इसमें एक बात पर ध्यान दें कि ना ही केवल इस अप्रोच से मानसिक बीमारी दूर हो जाती है, पर जिन लोगों में मानसिक बीमारी दूर नहीं भी हो पाती पूरी तरह से, उनका भी जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बेटर वो अपनी लाइफ को बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के जड़ में टारगेट किया है जब उन्होंने सक्सेसफुली एसीटी ली है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन मानसिक बीमारियों की जड़ में यही कारण मौजूद होता है कि हम अपने विचारों और इमोशन से बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत लड़ते हैं, उनको बदलने की चाह रखते हैं, उनको रिप्लेस करने की चाह रखते हैं, उनको मिटा देने की चाह रखते हैं। और इसी भूल से हम अपनी मानसिक पीड़ा को बढ़ाते रहते हैं, मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ता रहता है, ये विचार और कूद कूद के हमारे मन में वापस आते रहते हैं और हम इनके कुचक्र में उलझते जाते हैं जिससे कभी बाहर नहीं आ पाते, मन से इस ओवर थिंकिंग को हटा नहीं पाते। तो इस पूरी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव रूमिनेशन, ऑब्सेशन को दूर करने का एक ही तरीका है कि जो भी मन में चल रहा है पहले उसे स्वीकारा जाए और जैसा है उसको वैसे ही बने रहने दिया जाए, ताकि हमारा संघर्ष कम हो और फिर हम इनको शांत कर पाएं, इनके इफेक्ट को, इनके हमारे ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को रिजॉल्व कर पाएं। और धीरे 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 जब हमारा डिस्ट्रेस खत्म हो जाता है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी खत्म हो जाती है, इनको दिया जाने वाला जो हमारा पर्सनल मीनिंग है, जो इन विचारों में हम अपना मीनिंग देते हैं, वो मीनिंग भी हमारा खत्म हो जाता है। जब हम इनसे लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो फिर हमारे को ये पेन देती हुई, दर्द देती हुई महसूस भी नहीं होंगी। हम इनसे लड़ रहे हैं इसीलिए ये बार बार आती हैं और इसीलिए बार बार दिमाग में बनी रह जाती हैं। तो जब इनसे संघर्ष बंद हो जाएगा, जब इनको सिर्फ हम आता जाता देखेंगे, तो ये विचार अपने आप अपनी नेगेटिविटी से गिरने लगेंगे, क्योंकि इनको हमने ही नेगेटिव मीनिंग दिया है, हमने ही इनको नकारात्मक एक मीनिंग, मतलब दिया है, इनकी इंटरप्रिटेशन बड़ी नेगेटिव तरीके से की है। तो जब डिस्ट्रेस कम होगा, जब एक्सेप्टेंस होगी, तो नेगेटिव मीनिंग्स भी बदल जाएंगे और हम इनके प्रति अपना रवैया बहुत पॉजिटिव बना लेंगे। और जब रवैया पॉजिटिव बनेगा तो ऑब्वियसली ये आना भी कम हो जाएंगे और कई लोगों में तो ये आना बंद हो जाते हैं। यही रहस्य है एसीटी का और यही एक मैकेनिज्म है, यही उसका प्रिंसिपल है जिस पर ये पूरी थेरेपी आधारित है। एसीटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा बताते हैं कि हम अपने मन में अपनी थॉट्स, इमोशंस को बहुत फ्यूज कर देते हैं, मतलब हमें वो इतने रियल लगते हैं कि हम उनसे दूर नहीं हो पाते। तो एसीटी के अंदर अपने इन थॉट्स, इमोशंस से डिफ्यूज होना पड़ता है, मतलब अपने को इन विचारों और भावनाओं से अलग करके देखना पड़ता है। जैसे कि जगमोहन ने किया, जगमोहन ने एक टेक्निक का यूज किया, उसने अपने विचारों को गाना शुरू किया, गुनगुनाना शुरू किया कि मैं सबके सामने पैनिक करूंगा, मैं सबके सामने एंग्शियस होऊंगा, मुझे एंजाइटी पसंद है, मुझे एंजाइटी में मजा आता है, मैं पैनिक करना चाहता हूं, मुझे पैनिक करने में मजा आ रहा है। वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स और थॉट्स को गुनगुनाता था। अब सुनने में आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या बात है, पर जरा सोचिए, जब आप ऐसा बोलते हैं, अगर आपको एंजाइटी या पैनिक होता है, तो आप उस विचार, उस थॉट को इतना फनी और इतना ह्यूमरस बना देते हैं कि आप उसे स्वीकार लेते हैं, अपने एंजाइटी और पैनिक को स्वीकार लेते हैं और उसे इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि अब ये विचार आपको बहुत हॉन्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं देता। आप एंजाइटी और पैनिक के प्रति अपना रवैया बदल रहे हैं जब आप खुद से ऐसी बात कर रहे हैं। इसके बाद जगमोहन ने क्या किया, जब उसको ये पूरा सिखाया गया एसीटी, तो उसने इस अपनी जो पूरी जो स्टेटमेंट्स, थॉट्स थी, जो गाना गाता था वो, उसको धीरे 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 अपने जो डर के जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट आइडिया था उस तक रिड्यूस कर दिया और एक शब्द तक रिड्यूस कर दिया। और उसे अक्सर डर लगता था कि अगर मैं एंग्शियस हो गया पब्लिक में लेक्चर देते टाइम तो कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, तो वो अपने मन में बार बार बेहोश 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 ये शब्द बार बार रिपीट करता था, करीब 30-40 सेकंड तक उसे रिपीट करता था। और वो इतना काम, इतना कूल, इतना रिलैक्स्ड हो जाता था कि उसके मन से ये डर ही हट जाता था कि अब वो फेंट हो जाएगा या वो बेहोश हो जाएगा।
इस तरह से जो मन का डर था उसी को बोलने से, उसी को बार बार कहने से उसके मन का डर निकल गया। यही टेक्निक है, यही रहस्य है, यही इसका सीक्रेट है एसीटी का। इसे कहते हैं डीफ्यूज कर देना, विचारों को भावनाओं से डीफ्यूज कर देना, अलग कर देना। फ्यूज का मतलब है दोनों आपस में जुड़े हैं, डीफ्यूज करना मतलब अलग कर देना। डिफ्यूजन कहा जाता है इसे, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है एसीटी में। अब ये एसीटी की टेक्निक होती है कि आपको अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कुछ बड़ा ही ऑब्जेक्टिव और बड़ा ही न्यूट्रल सा कुछ नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। उसको ऐसा महसूस करना है कि जब भी आपको नींद की कमी महसूस हो, सरदर्द हो, तो आप उसको किसी रंग या किसी शेप की फॉर्म में इमेजिन करो। जब आपको बहुत तेज सांस तेज हो रही हो, आपको पैल्पिटेशन हो रही हो, या आपका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा हो, तो आप उसको हरे, नीले, पीले किसी और रंग में इमेजिन करो, ताकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा तेज इंटेंसिटी की एंजाइटी ना महसूस हो। आपका सारा ध्यान सिर्फ अपने शरीर और अपनी एंजाइटी पर ना जाए, सिर्फ अपने डर को कैटेस्ट्रोफाइज करने पर ना जाए आपका ध्यान। यही टारगेट होता है इस टाइप की टेक्निक्स का, इस टाइप की एक्सरसाइजेज आप कह सकते हैं उनका। मेगन कॉल करके एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत रेगुलरली एसीटी यूज करती हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और वो ऐसा बताती हैं कि एसीटी आपका जो पूरा जो देखने का तरीका है, नजरिया है आपके मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ को, वो पूरा बदल देता है। वो कहती है ये ऐसा ही है जैसे कि अगर हम कहें कि एक एथलीट है, एक रनर है, रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति है जो कि बहुत तेज दौड़ता है, और इसी के साथ एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है जो कि ठीक से चल नहीं पाता है। दोनों अगर बहुत ज्यादा अपनी क्षमता से काम करने की कोशिश करेंगे, मतलब रनर जो है वो तेज भागने की कोशिश करेगा और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जो है वो जल्दी जल्दी चलने की अगर किसी भी तरह से कोशिश करेगा, दोनों को एक ही बराबर का पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। पर जो रनर होगा, एथलीट होगा, वो शायद ये कह सकता है कि ये जो दर्द है ये मेरी लिमिट्स डिसाइड नहीं करता, मेरे को कितना भी दर्द हो पर फिर भी मैं भाग सकता हूं, दौड़ सकता हूं, और वो भागता भी है। पर वहीं एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसको भी बहुत दर्द महसूस होता है, पर उसको शायद इस तरह का विचार नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि उसका जो दर्द है उसकी अपनी एक लिमिट है जिस वजह से वो चल नहीं पाता, और उसकी पीड़ा जो है वो अलग तरह की है। मतलब एक ही पीड़ा को, चलने से उठने वाले दर्द को दोनों लोग अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, दोनों का देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, और इसी तरह दोनों के लिए उनका जो पेन है वो उसी तरह से उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी लाता है। जितना आसानी से एक रनर, एक धावक, एक एथलीट जो है वो जितना आसानी से इस पेन को ओवरकम कर सकता है, एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को इस पेन को ओवरकम करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, वो वैसे भी नॉर्मली चल नहीं पाता, और उसका जो स्ट्रेस है उसके साथ उसे दर्द को भी पॉजिटिवली लेने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए उस पेन का संघर्ष जो है वो अलग ही लेवल का होगा। मेगन कॉल कहती हैं कि इसमें फर्क होता है कि जब आप कहते हैं कि मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता, और आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये विचार आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, इन दोनों बातों में फर्क है। जब आप ये कहते हैं कि मेरा ये विचार है कि मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता, तो अगला ही विचार आपके मन में ये आ सकता है कि नहीं, शायद मैं अपना विचार अगर बदल लूं तो शायद मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊं। तो आप रियलाइजेशन बेटर तरीके से करते हो जब आप अपना बात करने का, बोलने का, और अपने सिम्टम या अपने साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को देखने का तरीका बदल लेते हो। सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेस, वर्ड्स में फर्क लाने से ही, अपनी भाषा में परिवर्तन करने से ही आपका जो मेंटल एक्सपीरियंस है वो पूरा बदल जाता है। अगर आप कहें कि मुझसे नहीं होता, मेरे बस की नहीं है, वहीं आप कहें कि मुझे विचार ऐसा आ रहा है कि शायद ये मेरे बस की नहीं है, पर शायद मैं कर भी जाऊं क्योंकि अगर मैं अपना विचार बदल लूं, तो दोनों में एक फर्क है, और ये फर्क क्रिएट कर पाना ही एसीटी का लक्ष्य होता है। एक रिसर्चर है जोनाथन ब्रिकर, जो कि कैंसर और एडिक्शन में रिसर्च करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि एसीटी जो है वो एडिक्शन को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर कि जंक फूड की, अल्कोहल की, इंटरनेट की एडिक्शन की। ये जो क्रेविंग्स हैं इनको मैनेज करने में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, और उन्होंने ऐसा पाया कि एसीटी ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन अप्रोचेस के मुकाबले जिसमें इन एडिक्ट पेशेंट्स को सिर्फ विल पावर बढ़ाने के लिए बोला जाता है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो एडिक्ट होता है एक पर्सन जब किसी भी चीज़ के लिए,
तो उसके मन में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मैं इसे छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं। वो हमेशा इस द्वंद्व में जूझता रहता है। पर एसीटी जो है वो आपको इस द्वंद्व से बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि आपको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। एसीटी जो है वो आपको अपनी क्रेविंग्स को एक्सेप्ट करना सिखाती है। और ये जो पूरा जो इशू है विल पावर बढ़ाने का, अपने को जबरदस्ती मोटिवेट करने का, ये पूरा इशू ही खत्म हो जाता है। और ऐसे में आप ज्यादा बेटर तरह से अपनी क्रेविंग्स को, एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि एसीटी कुछ ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए दो टीमें हैं जो टग ऑफ वॉर, मतलब रस्साकशी खेल रही हैं। एक इधर से खींचती है, दूसरी टीम इधर से खींचती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कभी नहीं कह सकते। कभी एक का पलड़ा भारी होता है तो कभी दूसरे का पलड़ा भारी होता है। तो एडिक्ट पेशेंट भी इसी तरीके से इधर उधर झूलता रहता है। पर एसीटी ऐसी है कि जिसके अंदर आप रस्सी ही छोड़ देते हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वैसा ही इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब रस्सी ही छोड़ दोगे तो आपको संघर्ष ही नहीं रहेगा और मामला भी रिजॉल्व हो जाएगा, गेम खत्म हो जाएगी। कौन जीता कौन हारा, किससे जीतना है किससे हारना है, ये सारा मसला ही खत्म हो जाता है। जोनाथन ब्रिकर कहते हैं जब एडिक्शन, फियर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके के जो मॉन्स्टर हैं, इस तरीके के जो दैत्य हैं जो हमारे अंदर जगह बनाए बैठे हैं, एक बार जब हम उन्हें एक्चुअल में अपने अंदर जगह दे देते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि उनकी तरफ से उठने वाला दर्द वैसे ही चला जाता है। हमें पता चलता है कि वो उतने डरावने नहीं हैं, उतने भयानक नहीं हैं जितने कि वो दिखाई देते हैं। और ना ही केवल हम उन्हें अपने अंदर जगह देने से उनसे अपना डर दूर कर पाते हैं, साथ ही कई बार ये डर भाग भी जाते हैं। और कई पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि एसीटी की मदद से तो उन्होंने पूरे अपने फियर्स, डिप्रेशन को दूर भगा दिया है, जो कि कुछ लोगों के लिए बड़ा मिरेक्युलस होता है, बड़ा जादुई सा होता है। तो वैसे तो एसीटी के बहुत से फायदे देखे गए हैं, पर कुछ रिसर्चर्स, जैसा कि होता है, इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो कहते हैं कि इतना काउंटर इंट्यूटिव, इतनी अजीब सी टेक्निक्स को कितने लोग समझ पाएंगे, कितने लोग अप्लाई कर पाएंगे। बार बार उन्हें याद रखना पड़ेगा कि किस केस में कौन सी टेक्निक लगानी है। उनको अलग से एफर्ट लेना पड़ेगा कि कैसे वो अपनी टेक्निक को कहाँ पर अप्लाई करें। बार बार थेरेपिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। उन टेक्निक्स के लिए सही तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अजीब अजीब सी टेक्निक्स हैं एसीटी की कि हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं करता, आइडिया ही नहीं आता कि नॉर्मली हम इसे कैसे अप्लाई करें। जबकि सीबीटी जो है वो हमें बड़ा ही आसान सा तरीका देती है रैशनल थिंकिंग को लाने का, जिसके लिए अगर एक बार आप थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओ, स्किल्ड हो जाओ, तो वो नेचुरली होने लगती है। आपकी थिंकिंग में चेंज इस तरह से आ जाता है कि आपकी नेचुरली थिंकिंग पूरी तरह से बदल जाती है। तो सीबीटी के जो टेक्निक्स हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि हमारे रोजमर्रा की फंक्शनिंग से निकाले गए हैं प्रिंसिपल्स। जैसा हमारा मन, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का मन और शरीर और उसके एक्शंस, इमोशंस काम करते हैं, उसी में से कुछ प्रिंसिपल्स को निकाला गया है, नियमों को समझा गया है और उनको डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स पर अप्लाई किया गया है। पर एसीटी में कुछ नया किया जा रहा है, कुछ अलग किया जा रहा है, तो लोगों को अक्सर इसे एक्सेप्ट करने में भी मुश्किल होती है। बहुत से लोग तो सुनकर, इसके बारे में पढ़कर ही दूर भाग जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या अजीब सी बेकार सी चीज है। और कई बार लोग इसको अप्लाई करना भूल भी जाते हैं। तो इसलिए कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो कि हर अप्रोच के होते हैं। पर अगर इसके फायदे देखे जाएं, इसका रिसर्च में जो बेस एविडेंस है उसको समझा जाए और इसकी एप्लीकेबिलिटी में जो ताकत है उसको अगर समझा जाए, तो अगर थोड़े से सहनशीलता से अगर इसको अप्लाई किया जाएगा तो ये बहुत अच्छे असर ला सकती है। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ढूंढी जा रही हैं, अप्लाई किया जा रहा है। हर तरीके की मेंटल इलनेस और मेंटल कंडीशन में इसको अप्लाई किया जा रहा है और इस पर रिसर्च भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके जो बेसिक फाउंडेशन, जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पर वैज्ञानिकों का बिल्कुल भरोसा है। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास करते हैं और खासकर सीबीटी जैसी टेक्निक्स के फेलियर्स की वजह से ही इसको ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, ज़्यादा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जहां पर सीबीटी फेल हो जाती है वहां पर एसीटी काम आएगी ही आएगी। इसीलिए सीबीटी जो थेरेपी टेक्निक है जो कि पूरी दुनिया में अप्लाई की जाती है, वो क्रोनिक कंडीशंस के केस में काम उतनी नहीं करती। लंबे टाइम से एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर चले आ रहे हैं, एडिक्शन के प्रॉब्लम चली आ रही है, तो बहुत लंबे टाइम तक जब डिस्ट्रेस चलता रहता है तो वहां पर एसीटी ही सबसे अच्छा एप्लीकेशन अपना कर पाता है, जबकि सीबीटी वहां पर काफी हद तक फेल हो जाती है। तो जैसे एसीटी को भी एक्सेप्ट करने वाले, अप्लाई करने वाले लोग
दुविधा में रहेंगे, वैसे ही बहुत से लोग सीबीटी को अप्लाई करने में भी दुविधा में रहते हैं। इसलिए हमें टेक्निक और थेरेपी की ओवरऑल एप्लीकेशन को समझना होता है, ना कि ये देखना होता है कि वो क्या है, कैसा है, उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसमें नहीं उलझना पड़ता। इसलिए उसके बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को समझना होता है, तभी कोई कन्विंस हो पाता है और तभी इसको अप्लाई कर पाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है एसीटी के बारे में कि अगर ये समझ में आ गई तो सीबीटी या साइकोडायनामिक या डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की तरह इसको सालों तक लेना नहीं पड़ता। 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल तक इसे लेना नहीं पड़ता। अगर इसकी टेक्निक के पीछे की साइंस समझ गए, इसको अप्लाई करना आ गया, तो थोड़े से ही सेशंस में एक पर्सन की थेरेपी पूरी हो जाती है। फिर वो अपनी डेली लाइफ में उसे अप्लाई करता रहता है और धीरे 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 वो अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आने लगता है। तो सारी थेरेपीज, चाहे वो सीबीटी हो, चाहे वो एसीटी हो या डीबीटी हो, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये सारी जो थेरेपीज हैं इनका एक गोल होता है कि एक पर्सन को, एक पेशेंट को स्किल्स डेवलप कराने हैं, स्किल्ड बनाना है, ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को खुद ही ओवरकम करने के लिए सक्षम हो जाए। और इसमें एसीटी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है, होती भी है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये जो नई तरह की जानकारी है इसको और जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में और भी जानें, क्योंकि एसीटी बहुत नई टेक्निक है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। इसलिए मैं अपने चैनल पर इसके बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।